हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 4 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर। ठीक है, मतलब न्यूज़ टुडे जो आता है विज़न आइज का। तो इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जो एडीबी बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, उसने जो है अभी हाल ही में भारत के साथ जो है 50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए। कहाँ के डेवलपमेंट के लिए? जो पश्चिमी बंगाल है उसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, ठीक है, पीएफएम, इसके प्रबंधन के लिए जो है $50 मिलियन का भी ऋण समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसमें पीएफएम होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पीएफएम क्या होता है? जो पीएफएम होता है ना, वो संप्रभु राष्ट्र, जो भी जो सॉवरेन कंट्रीज़ होती है या उसकी उपराष्ट्रीय सरकार, जो उसकी जो राज्य की सरकार होती है या लोकल जो गवर्नमेंट होती है, उसके लिए जो भी निधियाँ होती है ना, निधियाँ मतलब धन, और लेखा परीक्षा मतलब जो उसका ऑडिट करती है ना, जो उसका लेखा जोखा रखती है, जैसे बोलते हैं ना कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ऐसे इसके परिणामों के लिए जो भी खाता होगा, अब आपको यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पीएफएम के नाम से। ठीक है, एम मतलब मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट करती है वो। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या करेगी? उसका जो है खाता रखेगी। इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो उसके लिए हम एक मैनेजमेंट बनाएंगे ना, कि पैसा आएगा फिर उसको कैसे जो है पब्लिक तक पहुँचाना है, तो उसका खाता बनाएगी। सार्वजनिक संग्रह रखेगी, है ना, सार्वजनिक निधियों के आवंटन व सार्वजनिक व्यय हेतु प्रवर्तित किए जाने वाले जो भी कानून होंगे, नियम होंगे, प्रणालियाँ होंगी, प्रक्रिया होंगी, उसके समुच्चय को संदर्भित करती है। ठीक है, पीएफएम जो है यह ऋण पश्चिम बंगाल को अपनी पीएफएम जो प्रक्रिया होगी, जो उसके प्रोसेसेस होंगे, या परिचालन दक्षता मतलब क्या होगी? जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होगी, है ना, उसका ऑपरेशनल वो होगा ना, प्रोसेस होगा एक। एफिशिएंसीज मतलब जो एफिशिएंटली जो काम करेंगे उसमें। जैसे कि मैं एफिशिएंसी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको मान लीजिए 10 सवाल देता हूँ, आप 10 में से 10 सभी अटैम्प्ट करते हैं ना, उसमें से जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी वो 8-9 अटैम्प्ट करेगा, 10 भी करेगा। एफिशिएंसी जिसकी पुअर होगी वो 3-4 भी करेगा, है ना, तो वो एफिशिएंसी होती है कि कितना करने में वो दक्ष है। ठीक है, ऐसे में सुधार के लिए दिया जाता है, इसकी प्रक्रिया और परिचालन दक्षता के सुधार के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक वित्त सुधारों में जो सार्वजनिक वित्त सुधार जो पीएफएम है, उसमें क्या होता है? राजकोषीय सुधार किया जाएगा, विनियामक जो रेगुलेटरी सुधार होगा वो किया जाएगा, है ना, व्यय प्रबंध किया जाएगा, सार्वजनिक ऋण प्रबंध किया जाएगा, प्रक्रिया का सुधार किया जाएगा, प्रबंधन सूचना प्रणाली क्षमता विकास किया जाएगा, संस्थागत सुदृढ़ीकरण आदि शामिल है। ठीक है, पीएफएम का उद्देश्य, पर्पज़ क्या होगा? इससे इसका पर्पज़ क्या होगा? जो कर संग्रह जो हम टैक्स का जो कलेक्शन करते हैं और सार्वजनिक जो व्यय करते हैं ना, टैक्स इकट्ठा करेंगे तभी तो उसका फिर सार्वजनिक व्यय करेंगे, उसका जो है समग्र स्तर राजकोषीय घाटे जो फिस्कल डेफिशिएट है उसके लक्ष्य के अनुरूप हो। मतलब जो अभी हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल जो डेफिशिएंसी होती है, उसको जो है हमें कम से कम करना है ना, ये सब उसके लिए किया जाएगा, जो टैक्स संग्रह और सार्वजनिक जो व्यय करते हैं, तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य के अनुरूप में होगा ये सब। ठीक है, सार्वजनिक जो संसाधनों को सहमत राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किया जाए। मतलब जो सार्वजनिक हमारे संसाधन होंगे ना, उनको जो है एक रणनीति के तहत जो है पब्लिक को दिया जाएगा, पर एक रणनीति के तहत दिया जाएगा कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और कम से कम इन पे खर्चा आए, है ना। तो सेवाओं के वितरण में अधिकतम धन का मूल्य प्राप्त करने के अर्थ में परिचालन दक्षता जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसे उपार्जित किया जाए। ठीक है, अब पीएफएम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसका इम्पोर्टेंस है कि जो राजकोषीय बचत होगी ना, उसको उत्पन्न करने में सहायता करेगा। राजकोषीय बचत को, जो फिस्कल सेविंग्स होगी, उसको जो है उत्पन्न करेगा, ये उत्पन्न करने में सहायता करेगा, जो राज्य को समृद्धि बढ़ाने और विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद करेगा। ठीक है, जब हमारे पास राजकोषीय जो बचत है वो ज़्यादा होगी तो राजकोषीय घाटा अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। और ये अगर इसमें बचत ज़्यादा होगी तो उसकी जो है उससे क्या करेंगे हम, राज्य में जो समृद्धि बढ़ेगी अपने आप ही, है ना, विकास परियोजनाओं पे पैसे लगाएंगे तो उसके वित्त पोषण में क्या होगी, हेल्प होगी। ठीक है, राजकोषीय बचत में हमें जो है ये पैसा मिला है तो इसका हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। यह सेवाओं की अधिक जो सर्विसेज होंगी ना हमें प्रोवाइड होती है, उसको अधिक प्रभावी बनाएगा, समान रूप से वितरित करने एवं बाज़ारों की अधिक कुशलतापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से विनियमित करने में जो है, इनको जो है कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में, इनमें भी सहायता मिलेगी। भ्रष्टाचार की रोकथाम होगी। अगर हमारे पास जो मैनेजमेंट है ना, वही अच्छी हमारी डेवलप्ड मैनेजमेंट हो तो भ्रष्टाचार पे अपने आप ही वो होगी, रोकथाम होगी। और जो है सहायता कोऑपरेट करने में भी आपस में प्रोत्साहन करेगा ये। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा इसके अतिरिक्त जो ये मिला है हमें पैसा,
जो ADB ने दिया है, उसके अलावा हमें और $25.2 मिलियन विश्व बैंक ने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, के साथ ऋण के साथ समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ के PFM सुधारों के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसमें इसका जो ये पैसा जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये इतनी न्यूज़ थी। उसके बाद सेकंड न्यूज़ क्या है, जो IIT खड़गपुर है उसने जो है अमोनिया का एक वैश्विक हॉटस्पॉट देखा। कहाँ पे? सिंधु गंगा के जो भी मैदान है ना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ से होते हुए जा जाती है, जो उस मैदान में जो भी कृषि होती है ना, वहाँ पे जो है NH3 अमोनिया के एक हॉटस्पॉट है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनियम पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, सिंधु गंगा का मैदान जो है गहन कृषि गतिविधियाँ, यहाँ पे जो है इंटेंस जो वो होती है कृषि होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि होती है। और अगर कृषि ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उर्वरक जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी ज़्यादा डाले जाएंगे, है ना। तो इसके उत्पादन के कारण NH3 का वैश्विक हॉटस्पॉट बन चुकी है ये, मतलब NH3 अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाई जा रही है। यह कुल उर्वरक खपत और तापमान के साथ जो है NH3 के एक सकारात्मक सहसंबंध, मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, इस रीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सकारात्मक सहसंबंध, उसको हाई अमोनियम गैस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि क्या होगा, हाई अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे जो वाटर वो होंगे ना, वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाष्पीकरण होता है वो तेज हो जाएगा और पानी उड़ जाएगा, तो वहाँ पे जो अमोनिया होता है, अमोनिया गैस के रेसिड्यू जो होते हैं, अवशेष जो होते हैं वो बचे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए एक सकारात्मक सहसंबंध हो जाता है। और अगर ज़्यादा वर्षा होगी जहाँ पे, वो क्या होगा, नकारात्मक अपने आप ही सहसंबंध हो जाएगा उसके साथ। आर्द्र निक्षेप NH3 के निर्मोचन में सहायता करता है। निर्मोचन क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। तो उसके NH3 गैस अपने आप रिमूवल हो जाएगी अगर ज़्यादा बारिश होगी कहीं पे, तो ठीक है। NH3 जो है गॉड एरोसोल के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान करके जो है, आप ऐसे याद रखिए इसको, जो ये वायु की गुणवत्ता को, जहाँ पे अमोनियम गैस ज़्यादा होगी उसको कम करेगा, क्षय मतलब कम होने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब अमोनियम गैस क्या होती है, जैसे कि आप कभी जो सार्वजनिक शौचालय में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, जो हमारा यूरिन होता है उसमें अमोनियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर कहीं पे सार्वजनिक शौचालय है तो वहाँ पे आपको जो स्मेल आती है वो अमोनिया गैस की होती है, ठीक है। इसके अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए इसके साथ, तो आपको चक्कर अभी आ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में कृषि उत्सर्जन, अब कृषि उत्सर्जन को देखेंगे। कृषि जो है क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस है, जहाँ पे भी कृषि होगी वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस मतलब CO2 जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, जलवायु के परिवर्तन कारण, जिससे जलवायु का परिवर्तन होता है। ये गैसें जो है कृषिगत आगतों क्या होता है, जो हम बाहर से जब हम कृषि करते हैं तो बाहर से जो भी सामान डालेंगे, जैसे कि जल, जो फर्टिलाइज़र उर्वरक है, या फिर पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है, ये डालेंगे, ये क्या होंगे, कृषिगत आगत होंगे। और कृषि मशीनरी, मृदा अव्यवस्था, ठीक है, अवशेष प्रबंधन, मतलब जो अवशेष होते हैं वो हम जला देते हैं, उससे भी CO2 काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होती है। सिंचाई के उपयोग एवं उत्पादन के माध्यम से उत्पन्न होती है, ठीक है। भारत में CO2 के सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन जो है, सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन 18% किससे होता है, सिर्फ कृषि, मतलब कृषि करने से, और जो पशु पालते हैं हम उससे होता है, ठीक है। तो उत्सर्जन में कम करने के उठाए गए जो कदम है वो क्या है, इसको CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदम क्या है, ठीक है। निम्न बाह्य आगत संधारणीय कृषि, मतलब लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, LEISA, जो बाह्य जो आगत होते हैं ना उनको प्रतिस्थापित करते हैं, जो हम बाहर से डालते हैं ना, पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र, उर्वरक और कीटनाशक, करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती है, ठीक है। इससे हम जो इनका यूज़ कम करते हैं, और जो स्थानीय रूप से हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरी क्या है, शून्य बजट प्रकृति, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ZBNF, एक निम्न आगत व जलवायु इसमें क्या करते हैं हम, जो ये होते हैं रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनका यूज़ जो है आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये भी जलवायु प्रत्यास्थ कृषि का एक प्रकार होता है, ठीक है। निम्न आगत इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो वो है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट 2020 से 21 अभी जारी की गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये होते हैं वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा श्रम बल है ना उसके बारे में बताते हैं अलग अलग देशों के। तो इसमें जो है इस बार कोविड-19 के लिए जो निकाली गई है वो वेजेस और मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ये रिपोर्ट निकाली गई। इस शीर्षक ये है इसका वाली रिपोर्ट, मजदूर पर मौजूदा संकट के प्रभावों के उभरते अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जो मौजूदा जो संकट है मजदूरों के रोजगार पर, वो जो है बताती है ये, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कोविड-19 का असमान प्रभाव, इसका प्रभाव जो है असमान है, अलग अलग देशों पे अलग अलग हो रहा है, ठीक है।
तो अत्यल्प कौशल वाले व्यवसाय में नियोजित श्रमिक जो है, जो अत्यल्प कौशल, जहाँ पे कौशल कम लगता है, लेस स्किल होते हैं, ठीक है, उसमें उच्च भुगतान वाली प्रबंधकीय और पेशेवर नौकरियों की तुलना में अधिक कार्य घंटों में वंचित हुए हैं। मतलब जो हाईली स्किल्ड जो पेशेवर है ना, उनके कंपैरिजन में जो है उनको ज़्यादा जो लॉस हुआ है। जो कम स्किल्ड है, कौशल वाले जो मज़दूर हैं, उनके जो वो है ना वर्किंग आवर, उनमें ज़्यादा कटौती हुई है, ठीक है। अगर हम भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के वेतन के देखें तो 22.6% की गिरावट आई है। जो अनौपचारिक होते हैं, जैसे ये ठेले जो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, है ना, ठेले पे सब्जियाँ बेचते हैं, ये अनौपचारिक क्षेत्र है, इनमें जो है 22.6% की कमी गिरावट देखी गई है। जबकि औपचारिक क्षेत्र में जो है सिर्फ 3.6% की कटौती हुई है, ठीक है। तो वेतन में जो लैंगिक अंतराल भी है, जो पुरुष है उनकी जो है 5.4% की नौकरियां जो है कम हुई है वेतन सब्सिडी के बिना। 2020 की जो दूसरी तिमाही थी ना, है ना, जो 4 से 6 का जो महीना था, उसमें वेतन सब्सिडी के बिना पुरुषों के 5.4% की तुलना में महिलाओं की मजदूरी में जो है 8.1% की कमी हुई है। मतलब जो औरतों का रोजगार है वो ज़्यादा छिना हुआ है इस कोरोना काल में, ठीक है। तो वर्ष 2016 से 19 के मध्य जो है एशिया और प्रशांत एवं पूर्वी यूरोप में वेतन में सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है। मतलब जो भी एशिया है ना, प्रशांत है, और पूर्वी यूरोप, ठीक है, यूरोप के जो पूर्वी कंट्रीज़ है, इनमें जो है तीव्र वृद्धि से जो वेतन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो ये कंट्रीज़ है ये कम डेवलपमेंट है इनमें, है ना। जहाँ अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी व पश्चिमी यूरोप में जो है यह गति मंद रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, ये पूरा ही पहले से डेवलप है ना। इधर से यूरोप की बात करें, अगर इसको पूर्वी को छोड़ दे तो ये भी फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस टाइप की कंट्रीज़ है जो पहले से इतनी डेवलप है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे जो रोज़गार में उनको इतना वो मिलेगा, है ना। तो ये गति मंद इसलिए रही है, ठीक है। अनुशंसाएँ क्या है? पर्याप्त और संतुलित वेतन नीतियाँ, सरकार को क्या पर्याप्त और संतुलित वेतन नीतियाँ देनी चाहिए। मजबूत और समावेशी सामाजिक संवाद को माध्यम से प्रवर्तित किया जाए। पर्याप्त सामाजिक वेतन अधिक सामाजिक न्याय और कम असमान सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, ठीक है। उन्हें पर्याप्त सामाजिक वेतन दिया जाए, अधिक सामाजिक न्याय दिया जाए और कम असमान सुनिश्चित, असमानता उनके बीच में कम रखी जाए, ठीक है। ILO क्या है? एक संयुक्त UN की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह रोजगार सृजन, कार्य के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संवाद के माध्यम से कार्य के लिए भविष्य के लिए एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण के संचालन हेतु सरकारों, नियोक्ता जो नौकरी देते हैं और श्रमिकों को एकजुट करता है। इन तीनों को एकजुट करता है। किसको? सरकारों को, जो नौकरी देते हैं उन्हें, और जो श्रमिक हैं, इन सबको एकजुट करके ये काम करता है, ठीक है। अगर मिनिमम वेजेस की न्यूनतम मजदूरी हो तो इसकी बात करें तो ये क्या है? इसे पारिश्रमिक की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाए। जो भी आपको जो कोई भी जॉब करता है तो एक मिनिमम वेज होता है, मतलब इससे नीचे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम करने पे मिलता है। अब आप मिनिमम वेजेस को क्या है, ये नहीं है कि आप कम कर देंगे, व्यक्तिगत कोई भी अनुबंध बना के, है ना, सामूहिक कोई भी जो है समझौता करके इसको कम कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से जो है जो दिया गया जाएगा वो दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। इसके अलावा न्यूज़ क्या है? जो एपीडा है, ठीक है। एपीडा क्या है? अगर एपीडा की फुल फॉर्म देखें तो एक सेकंड देखिए, एपीडा क्या है? एपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपीडा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो एपीडा है उसने जो है मिलेट, जो मोटा अनाज होता है, उसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति को तैयार किया है। मतलब उसके जो उत्पाद है उसको जो है निर्यात दूसरे देशों में भेजना, है ना, इस टाइप का बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक जो तैयारी की गई है। इसमें क्या किया गया है? जो एपीडा है उसने सभी संबंधित जो भी हितधारकों को लक्ष्य प्रदान करने के लिए समयबद्ध रीति से जो है 5 वर्षीय योजना दी गई है। 2021 से 2026 के लिए एक रणनीति तैयार की गई है, जिसके अनुसार जो है जो भी मिलेट जो संकुलों, मतलब जो उसके जो क्लस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, है ना, उसको इकट्ठा जो करके रखते हैं, उसके क्लस्टर होते हैं, की पहचान करने तथा किसान उत्पादकों जो भी FPOs हैं, उसके जो निर्यात करते हैं संघों और अन्य हितधारकों आदि को एकजुट करने के प्रयास किए जाएंगे। इन सबको इसमें एकजुट किया जाएगा, है ना। तभी एक वो बन पाएगा, पूरा मैनेजमेंट बन पाएगी कि इसको इकट्ठा किया जाएगा, फिर जो है इसके निर्यात किया जाएगा। इन सबको इकट्ठा करेंगे तभी तो एक साथ ये कर पाएंगे काम। तो मिलेट जो है सामान्यतः छोटे बीजों वाले खाद्यान्न होते हैं, जिसमें क्या होता है, उच्च पोषक तत्व होते हैं, लोहा, जिंक,
कैल्शियम, ये क्या होते हैं, हाई होते हैं मिलेट्स में। जितने भी मोटे जो कौन से होते हैं मिलेट्स को अगर हम सामान्य देखें तो बाजरा, रागी, लघु आकार के जो भी मोटे अनाज होंगे, ठीक है, कांगनी, चेना, सामा, बाजरा, कोदो, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। भारत विश्व में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए, अगर हम जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ना, ऑप्शन में चाइना, भारत, इस टाइप के देश दिए हुए थे। तो ये जो है ऐसी लाइनें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार डायरेक्ट आ जाती हैं। तो मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत है, ठीक है। उसमें भी अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका इसमें अग्रणी राज्य है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत से पूर्व उसकी खपत अधिक थी। हरित क्रांति से पहले इसकी खपत क्या थी, ज़्यादा थी। अब इसकी खपत जो है कम हो गई है, ठीक है। तो मिलेट की अगर हम बात करें तो मिलेट की जो कृषि अत्यधिक जलवायु अनुकूल होती है, मतलब ये कम वर्षा में भी जो है आसानी से हो जाती है ना। तो इन्हें सूखे भूमि पर उगाया जा सकता है, जल की कम मात्रा चाहिए होती है, और इसके माध्यम से कुपोषण और ग्रामीण निर्धनता का निवारण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लोहा, जिंक, कैल्शियम, इतनी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इसका मुद्दा क्या है, मिलेट की कम उपज, मिलेट के निकट प्रसंस्करण जो प्रोसेसिंग होती है, सुविधा की कमी, मतलब मिलेट उग गया, अब इसकी प्रोसेसिंग भी तो करनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगाएंगे इसे, या किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे बेचेंगे, और इसकी निम्न मांग भी इसकी निम्न है, ठीक है, इत्यादि। इसका किए गए उपाय क्या है, सरकार ने 2018 में जो है मिलेट को राष्ट्रीय बाजरा ज्वार वर्ष घोषित किया था, ठीक है। तो NSFM के तहत मिलेट को प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। तो NSFM क्या है, इसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसके अंतर्गत ब्रीडर सीड प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, सीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV और सीड मिनी किट्स एलोकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन फार्मर, पब्लिसिटी ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, इनकी पब्लिसिटी करी थी, इनको अच्छे बीज दिए थे किसानों को, ठीक है। तो ये 2018 का राष्ट्रीय बाजरा ज्वार वर्ष था, ठीक है। इसके बाद छोटी मोटी न्यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो एक महाराष्ट्र के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, जिन्हें $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया। मतलब उनको जो है जो टीचर्स को जो है प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्होंने क्या किया था, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत में एक क्विक रिस्पांस कूटबद्ध पाठ्यपुस्तकों को गति प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। और इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। एवं 2014 में क्या किया था, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी वर्क फाउंडेशन द्वारा एक असाधारण शिक्षक को मान्यता देने के लिए की गई थी, जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया था, ठीक है। तो टीचर्स को प्रोत्साहन देने के लिए इस पुरस्कार को स्थापित किया गया, और इस साल इसे एक महाराष्ट्र के एक शिक्षक को दिया गया $1 मिलियन। भारत ने मांग के पुनर्वर्गीकरण के लिए मतदान किया, ठीक है। तो भांग के मतलब जो है उनकी जो है डेंजर यूनिट से जो यूनाइटेड नेशन की, उससे बाहर करने के लिए इसका पहले भी आ चुका था, ठीक है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुमत के साथ सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 की अनुसूची से फोर्स के तहत सबसे खतरनाक पदार्थ की सूची से भांग और भांग के जो रेजिन होते हैं उसको हटाने के लिए मतदान किया, ठीक है। अगर इस कन्वेंशन में कौन कौन से जो है वो पाए गए हैं, एक तो गांजा, कोकीन, कोका पत्ती की तस्करी पर नियंत्रण की अनुमति प्रदान करता है, इसकी जो तस्करी दूसरे उसमें होती है उस पर नियंत्रण देता है ये। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है, इसकी अभिपुष्टि भी की है। अब संयुक्त राष्ट्र स्वापक औषधि आयोग, ठीक है, UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भांग को विनियमन मतलब रेगुलेट करने की प्रणाली में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो भांग को पहले क्या था कि तस्करी नहीं कर सकते थे, तो अब भारत ने कहा है कि इसको इससे निकाला जाए। भारत ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत भांग का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध है अभी तक, ठीक है। अब जो है मांग की, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है। तो इसके तहत क्या किया गया, जो भारत और उनके बीच जो
वाणिज्य मंत्रालय भारत का और यूएसए का जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कार्यालय है, ठीक है, यूएसपीटीओ के ने समझौता ज्ञापन किया है। इनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग, विश्वविद्यालय आदि के मध्य बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक जो संपदा होती है, पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के विनिमय की सुविधा प्रदान करके दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ जो है अपने उस खुद से प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो उसके लिए आप पेटेंट करवा सकते हैं। और वो जो आप चीज़ को जो प्रोड्यूस करेंगे वो कोई भी आविष्कार हो सकता है, साहित्य हो सकती है, कलात्मक कार्य और वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र, कुछ भी हो सकता है इन सब में से। ठीक है, तो उसके लिए आप पेटेंट करेंगे। अब पेटेंट का क्या होता है, जैसे कि आपने कोई चीज़ मान लीजिए आपके नाम पे पेटेंट हो गई, तो अगर उसको कोई और दोबारा प्रोड्यूस करता है तो उसको आपको जो है रॉयल्टी देनी होगी, है ना, कुछ परसेंट जो है आपके पास उसका आ जाएगा अपने आप ही। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिज़ाइन आदि इसके टाइप हैं। ठीक है, फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस क्या होता है, जब भी जैसे कि कोई भी जिस भी जो लिक्विड पीने वाला है उसमें अगर फ्लोराइड्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे जो है फ्लोरोसिस हो जाता है। जैसे कि फरीदाबाद में एक हमारे वो थे, रिलेशन में थे, उनके मैंने सुना था कि उनकी वाटर में फ्लोराइड की जो मात्रा ज़्यादा थी, इसकी वजह से उनके जो टीथ थे, दांत थे, वो ब्राउन कलर के हो गए थे, है ना। तो इसी को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। लिक्विड में अगर आप कहीं पे भी फ्लोराइड जिसमें ज़्यादा होगा उसको ले रहे हैं पेयजल में, तो आपके जो है फ्लोरोसिस हो सकता है। अतिरिक्त फ्लोराइड का अंतर्ग्रहण दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। अब सरकार ने सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना के 2 नए पदों की घोषणा की। ये कौन से पद है, एक तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेना मुख्यालय में महानिदेशक, ये 2 पद अभी बनाए गए हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस में आ जाता है कि अभी 2 नए कौन से नए पद जो है जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो जो ये है डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये रणनीति तैयार करेंगे। और ये सूचना युद्ध, ये सूचनाओं जो फेक न्यूज़ होती है ना, मिथ्या सूचनाओं पर, इसके कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का निपटान करेंगे। ठीक है, और पहले वाले जो है ये जो है इनका पर्यवेक्षण करेंगे। किनका, एक तो डीजीएमओ जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री होते हैं, और एक डीजीएमआई डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनका पर्यवेक्षण करेंगे। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या होता है, पर्यवेक्षण का मतलब मॉनिटर करना, किसी को जांच करना। ठीक है, मॉनिटर करके मतलब देख रेख करना उनकी, इनके कार्यों की। अब इसके बाद 2 है मलयन विशालकाय गिलहरी। ठीक है, ये जो है उत्तर पूर्वी भारत के सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाने वाले एक वृक्षवासी व शाकाहारी कृंतक है। इसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति भी माना जाता है। वन स्वास्थ्य संकेतक मतलब ये मिल रहा है, तो वहाँ पे जो है अभी जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है। ठीक है, ऐसा देखा जाएंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है के अनुसार लुप्त हो रहे वनों और जलवायु परिवर्तन ने इसके अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। 2050 तक कह रहे कि सिर्फ 3% ये रह जाएगा। IUCN वो क्या है, इसका दर्जा क्या है, नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, भूरे रंग की विशाल गिलहरी, ये 2 इसके और भी टाइप है। विशाल गिलहरी भारत जो मालाबार में विशाल गिलहरी, और भूरे रंग की विशाल गिलहरी में पाई जाने वाली अन्य विशाल गिलहरियाँ हैं। ठीक है, तो लास्ट क्या है, कर्नाटक अधिगमन प्रबंधन प्रणाली। तो वही डिजिटलाइजेशन जो मैक्सिमम स्टेट्स अब कर रहे हैं, तो इसमें अब कर्नाटक ने भी जो है अप्लाई करा है, कर्नाटक सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इसे 2 तरीक़ों से लागू किया गया है। यथा एक तो अधिगमन प्रबंधन प्रणाली आधारित डिजिटल लर्निंग, और 2,500 सूचना एवं प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएं स्थापित करना, जो सरकारी प्रथम श्रेणी के जो है प्रथम फर्स्ट क्लास जो महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग इन सब में काम करेगा। यह डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सकल नामांकन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसमें सुधार होगा, है ना। ये जो है छात्रों और शिक्षकों को, साथ साथ शिक्षकों को भी सीखने और सिखाने की पद्धति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और बाकी अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।